हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम केमिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिए थे। तो चलिए उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। फर्स्ट, what is the length of the side of the unit cell? Second, how many unit cell are there in 1.00 centimeter cube of aluminium? तो इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स करने हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। इसका मतलब हमें क्या बताना है? एज लेंथ, दैट इज ए, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है कि एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें? क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैक मतलब CCP, और CCP को ही हम क्या बोल सकते हैं? FCC भी बोलते हैं। और इसका क्या गिवन है? मेटेलिक रेडियस गिवन है। मेटेलिक रेडियस मीन्स R कितना होता है? R कितना गिवन है? 125 पिकोमीटर। तो हमें FCC के लिए जो एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन होता है वो हमें पता है। रिलेशन क्या होता है? 4R इज इक्वल्स टू √2a। ठीक है, तो यहीं से हम क्या करेंगे? a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो a कितना हो जाएगा? 4R अपॉन √2। ठीक, तो 4 into R की वैल्यू कितनी की बने? 125 पिकोमीटर अपॉन √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। तो इसे कैलकुलेट करके कितना आएगा? 353.6 पिकोमीटर, और इसको अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं हम? 354 पिकोमीटर। तो हमारे एच लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू 354 पिकोमीटर। इसका मतलब हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। अगर हमारे पास इतना वॉल्यूम गिवन है किसका? एल्यूमिनियम का, तो उसमें कितने यूनिट सेल होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे एक यूनिट सेल का। तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कितना होता है? यूनिट सेल का वॉल्यूम A क्यूब। ठीक है, क्यूब ऑफ यूनिट सेल किसके फॉर्म में होता है? क्यूब के फॉर्म में। और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? A क्यूब। ए क्या है यहाँ पे? साइड। ठीक, और हमने A की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी? 354 पिकोमीटर का क्यूब। ठीक, अब क्या करेंगे? हम पिकोमीटर को किस में चेंज कर लेते हैं? सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। तो हमें क्या करना है? जो वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको भी हम सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे। ठीक है, तो ये कितना होता है? पहले 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? 10⁻⁻12 मीटर का होल क्यूब। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हम क्या करेंगे? अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो कितना जाएगा? 10⁻² सेंटीमीटर। मैंने क्या किया? मीटर की जगह क्या लिख दिया? 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितने आ जाएगा ये? 354 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 4.436 × 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास वॉल्यूम 4.436 × 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें यूनिट सेल कितने हैं? 1। ठीक है, और हमें कितने वॉल्यूम में निकालने हैं यूनिट सेल? 1.00 सेंटीमीटर क्यूब में हमें क्या निकालना है कि कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमें पता है कि जब हमारे पास 4.436 × 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो इसमें हमारे कितने यूनिट सेल है? ओनली 1 यूनिट सेल। और हमें निकालना कितने में है? 1.00 सेंटीमीटर क्यूब में। तो
तो ये कितना हो जाएगा 1/4.436 इंटू 10⁻⁻23। अब देखिए क्या करेंगे, 1 को 4.436 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2254, और यहाँ पावर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो 10⁻23 यूनिट सेल्स। और क्या लिख सकते हैं 2.254 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम प्रेजेंट होगा किसका, एल्यूमिनियम का, तो वहाँ पर उसके यूनिट सेल कितने प्रेजेंट होंगे 2.254 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर था। ठीक है, होप आपको ये दोनों ही पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ mole% ऑफ SrCl2 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। तो हमें क्या बताना है, जब हम NaCl को डोप कर रहे हैं किसके साथ, SrCl2 के साथ, तो हमें बताना है कि जो कैटायन वैकेंसीज क्रिएट होंगी उनका कंसंट्रेशन बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक NaCl का क्रिस्टल है, तो देखिए यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, देन Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। हाँ, इसको डोप किस साथ कर रहे हैं, SrCl2, तो Sr2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं एक NaCl की जगह क्या लिख दूं, Sr2 पॉजिटिव, लेकिन Sr2 पॉजिटिव में चार्ज कितना है 2, और Na पे कितना चार्ज होता है 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक Na को और रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो चार्ज बैलेंस हो पाएगा ना। तो मैंने क्या किया, 2 Na की जगह मैंने एक Sr2 पॉजिटिव को मतलब डोप कर दिया। ठीक है, तो जब हम एक Sr2 पॉजिटिव को डोप कर रहे हैं तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी आ रही है, सिर्फ 1 की वैकेंसी आ रही है, क्योंकि एक ही तो कैटायन नहीं है, एक ने तो एक की जगह तो Sr2 पॉजिटिव ने ले ली, पर दूसरा जो Na पॉजिटिव था उसकी जगह क्या हो गई, वैकेंट हो गई। क्यों, ये सिर्फ चार्ज की वजह से हुआ। ठीक है, तो देखिए हमें गिवन कितना है 10⁻³ मोल%। ठीक है, मोल% मतलब अपॉन 100 मोल, तो हमारे पास इतना क्या है SrCl2 है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखें सही से तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁵ मोल SrCl2 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 1 मोल, मैंने मान लो 1 मोल SrCl2 लिया था, तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी क्रिएट हुई थी, एक की। अब हमारे पास कितने हैं टोटल 10⁻⁵ मोल SrCl2 हैं। ठीक है, और हमें पता है कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, यही होती है ना 1 मोल की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और ये होता कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 कैटायन वैकेंसी। ठीक है, ये पर मोल की बात हो रही है कि 1 मोल में हमें निकालना कितने मोल के लिए है 10⁻⁵ मोल के लिए। तो 10⁻⁵ मोल अगर SrCl2 होगा तो वहाँ पे कितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁵, तो ये कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18 कैटायन वैकेंसी होगी। ठीक है, और ये भी किस में होगी पर मोल। ठीक है, अब देखिए तो अगर हमने क्या किया NaCl को डोप किया कितना 10⁻³ मोल%, या बोल सकते हैं 10⁻⁵ मोल SrCl2 के साथ, तो वहाँ पर जो वैकेंसीज क्रिएट होगी कैटायन वैकेंसीज वो कितनी होगी 6.022 इंटू 10⁻18 कैटायन वैकेंसीज होंगी। ठीक है,
होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट फेरोमैग्नेटिज्म, सेकेंड पैरामैग्नेटिज्म, थर्ड फेरीमैग्नेटिज्म, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फिफ्थ 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स। और बच्चों ये इस चैप्टर का सॉलिड स्टेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हमें क्या बताना है, फर्स्ट में फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इनमें मतलब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनमें जो मेटल आयंस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ग्रुप हो जाते हैं एक स्मॉल पोर्शन में, और उसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन, ठीक है। और जो हर एक डोमेन होता है ना, मतलब जैसे मान लीजिए कि जो मेटल आयंस होंगे वो क्या हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं एक जगह पे, और वो क्या बना देते हैं, एक डोमेन टाइप बना देते हैं, ठीक है। और हर एक डोमेन किसकी तरह एक्ट करता है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को क्या हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते हैं ना, उसके बाद भी ये उसी डायरेक्शन पे रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स क्या क्या है, आयरन, आयरन मतलब सिंबल क्या होता है, Fe, कोबाल्ट, CO, देन निकल, Ni, ये तो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। फिर होता है गैडोलिनियम, F ब्लॉक का एलिमेंट, Gd एंड CrO2। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। तो इनमें जो अलाइनमेंट होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट का, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो हम क्या लिख सकते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब तो ये क्या करते हैं, सब जिस तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा होता है उसी तरफ ये उन्हीं की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। बट जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या होते हैं इनके, O2, Cu 2 पॉजिटिव, Fe 3 पॉजिटिव और Cr 3 पॉजिटिव। और इन सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है ना, 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसे क्या होता है, जब हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है फेरी मैग्नेटिज्म। तो फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट का डोमेन होता है ना वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइंड होता है। जैसे फेरोमैग्नेटिज्म में मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का डोमेन होगा वो एक ही डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होता है, ठीक है। बट जो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, जो इनका अलाइनमेंट होता है वो पैरेलल स्पिन में भी होता है और
एंटी पैरेलल डायरेक्शन में भी होता है, और जो इनका नंबर होता है ना वो अनइक्वल होता है। तो देखिए कैसे, जैसे 2 का तो किस में है, पैरेलल डायरेक्शन में, बट 1 का एंटी पैरेलल में, अगेन 2 का पैरेलल में, फिर 1 का एंटी पैरेलल में। ठीक है, तो ये किस में होता है, फेरी मैग्नेटिज्म में। और जो ये सब्सटेंसेस होते हैं फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर हम इन सब्सटेंसेस को हीट करते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो ये अपना क्या लूज कर देते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो ये क्या बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल्स इनके है मैग्नेटाइट Fe3O4 और फेराइड्स जैसे कि MgFe2O4 और ZnFe2O4, ये दोनों ही क्या है, फेराइड्स हैं, और ये क्या है, मैग्नेटाइट। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल्स है फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस के। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, तो इसमें क्या होता है, जो ये डोमेन्स होते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट के, ये क्या होते हैं, पैरेलल भी अलाइन होते हैं और एंटी पैरेलल भी। ठीक है, जैसे कि और इक्वल नंबर होता है, जैसे एक हमारा पैरेलल अलाइंड है तो दूसरा एंटी पैरेलल, तो एक अगेन पैरेलल, फिर एक एंटी पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर एंटी पैरेलल। और इस वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मतलब ये वाला इससे कैंसिल हो जाता है, ये वाला इससे, ये वाला इससे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, एक ही एग्जाम्पल है MnO। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली जो हमारा जैसे फेरोमैग्नेटिज्म में तो जो ये अनइक्वल अलाइनमेंट होता है, मतलब 2 पैरेलल है तो एक एंटी पैरेलल, वरना 2 होने चाहिए थे ना एंटी पैरेलल भी, ऐसा फेरोमैग्नेटिज्म में होता है। बट एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जितने हमारे पैरेलल अलाइन होंगे उतने ही हमारे एंटी पैरेलल भी अलाइंड होंगे। ठीक है, और ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, MnO। तो हमने थर्ड और फोर्थ कर लिए, अब बचा है लास्ट पार्ट। तो चलिए लास्ट पार्ट करेंगे अब। फिफ्थ पार्ट, 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स। तो पहले बात करते हैं 12, 16 की। तो जो 12, 16 ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड्स किसके फॉर्मेशन से बनेंगे, एक होगा हमारा 12 ग्रुप का एलिमेंट और एक होगा 16 ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, ZnS। Zn किसका, कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, 12th ग्रुप का, और सल्फर 16 ग्रुप का, ऑक्सीजन फैमिली का। ठीक है, ZnS, CdS, CdSe और HgT। तो यहाँ पर Zn, Cd और Hg ग्रुप 12 के एलिमेंट्स है, और जो S है और Se और T ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, 16 ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। तो इनको कंबाइन करके क्या बनता है, जो कंपाउंड्स बनते हैं क्या बोलते हैं, 12, 16 ग्रुप कंपाउंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं 13, 15। जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें एक एलिमेंट तो ग्रुप 13 का होगा और दूसरा एलिमेंट ग्रुप 15 का होगा। तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो है IN, SB, Al, P और GaAs। ठीक है, तो इंडियम, एल्यूमिनियम और गैलियम, ये तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है,
और Sb एंटीमनी, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये कंपाउंड्स क्यों मतलब बनते हैं। तो हमें पता है जो वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं Ge और Si, ये हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जब पढ़ा था तब इनकी बात आई थी कि अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को किससे डोप करते हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स से, तो कौन सा कंडक्टर बनता है, सेमीकंडक्टर 13। और ऐसे ही अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स से डोप करते हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप। ठीक है, तो हमें पता है कि इनके पास क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो ये कंपाउंड्स होते हैं ना 12-16 ग्रुप कंपाउंड्स या फिर 13-15 ग्रुप कंपाउंड्स, ये भी कैसा शो करते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही शो करते हैं। ठीक है, और इन कंपाउंड्स में मतलब जो बॉन्ड्स होते हैं वो परफेक्टली कोवलेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ पार्ट इनका क्या होता है, मतलब ये आयनिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। और आयनिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे करेगा, जैसे मान लीजिए इसका इन दोनों का आयनिक कैरेक्टर जितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। ठीक है, तो जो 12, 16 और 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं तो ये क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब प्रिपेयर करने का वो क्या है, ताकि ये क्या करें, इनमें भी क्या हो, जो वैलेंस होगा मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो वो कितने हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day.